स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 3 मॉडल्स के बारे में पढ़ा था और लास्ट क्लास में स्पेसिफिकली बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमें अपनी बात जो स्टार्ट करनी है वो करनी है कहाँ से? व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, उससे बात स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो निकाल लीजिए एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ठीक है, तो बात करते हैं परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो एक एटम के अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो हमारे प्रोटॉन की संख्या होती है, जो हमारे प्रोटॉन की संख्या होती है, वही उस एटम की क्या होती है? एटॉमिक नंबर होती है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। जो हमारे प्रोटॉन के नंबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा? हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, परमाणु संख्या जो होगी वो होगी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, कैपिटल जेड से इसको डिनोट किया जाता है। इसको कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, किससे दिखाया जाता है? कैपिटल जेड से। किससे दिखाया जाता है? कैपिटल जेड से। तो ये नोट करिए और एक डेफिनेशन लिखिए फटाफट। बोलो लिखिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in one atom, the number of proton in one atom, the number of proton in one atom of an element is known as atomic number of that element, is known as atomic number of that element। एक तत्व के परमाणु के अंदर, प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु संख्या कहा जाता है। उसका परमाणु संख्या कहा जाता है। की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। ये लिख लो, कहलाती है। दे दो। एक तत्व के परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? हाँ, अब हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम क्या होता है? तटस्थ परमाणु।
हाँ शिल्पी, तटस्थ परमाणु का मतलब क्या होता है? शिल्पी क्या होता है तटस्थ परमाणु का मतलब? हाँ रिया, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है? स्वांगनी क्या होता है? हाँ स्नेहा क्या होता है? साजिया क्या होता है? क्या एटम जीरो होता है? निकिता क्या होता है? हाँ ठीक है, एक एटम का जब चार्ज जीरो होता है मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक जब बराबर होते हैं तो उस पर क्या होता है? जीरो आवेश या जीरो चार्ज होता है। उस एटम को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? हमारे प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी? बराबर होगी किसके? प्रोटॉन की संख्या के। प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक न्यूट्रल एटम के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा या परमाणुक संख्या होगी, परमाणुक संख्या होगी वो क्या होगी? वो बराबर होगी किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो बोले भैया आपने अभी ऊपर बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो। तो एक बात तो देखो कि यहाँ पर न्यूट्रल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है उनके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? उनके नंबर बराबर होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन के नंबर ले ले या तो प्रोटॉन के नंबर ले लें, दोनों क्या होंगे? सेम ही होंगे। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अगर दोनों सेम है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? वही होगा। बट हम हमेशा प्रोटॉन की संख्या को ही कंसीडर क्यों करते हैं, क्यों लेते हैं एटॉमिक नंबर के लिए? कोई बताना चाहेगा इसका रीजन? हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई वी कंसिडर प्रोटॉन्स नंबर इन एटॉमिक नंबर। हम परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या को ही क्यों लेते हैं? वो तो है, उसके अंदर रहता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बट क्यों? क्योंकि एक एटम या परमाणु के अंदर में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है बट प्रोटॉन्स को नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, एक एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कहीं से तो उस पर कौन सा आएगा? नेगेटिव। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। इसीलिए हमने क्या लिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या लिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बस न्यूट्रल एटम के केस में हमने क्या लिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों लिया? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि वहां पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। बात समझ में आ गई? हाँ, नोट डाउन करो यहां तक। हाँ, तो अब हमें बात करनी है, एटॉमिक नंबर की बात कर ली, अब हमें बात करनी है मास नंबर के बारे में। किसकी बात करनी है? मास नंबर के बारे में। मिटाऊं ये? सबने नोट कर लिया? ओके। मास नंबर हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट इस चैप्टर में है तो मैं अच्छे से बताऊंगा इसमें। मास नंबर जिसको बोला जाता है हिंदी में द्रव्यमान संख्या। क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो हमारा जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जितने हमारे प्रोटॉन होंगे उसमें अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मास नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? मास नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मास नंबर जो होगा वो बराबर होगा किसके? द्रव्यमान संख्या जो होगी वो होगी हमारी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या
प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या को जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मास नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? मास नंबर। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय क्या? किससे डिनोट किया जाता है इसको? किससे? कैपिटल ए से। किससे डिनोट किया जाता है इसको? कैपिटल ए से। इसको कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। नोट डाउन करें यहां तक। एक पेन नहीं संभलता तुमसे है? पता नहीं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल करोगे। बेवकूफ कहीं की। नोट करिए इसको यहां तक। मैं लिखवा दूं फिर उठा दो। यहां तक हो गया? अब लिखिए, आगे बोलो। हाँ, लिखिए द टोटल नंबर ऑफ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मास नंबर की। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, the total number of protons and neutrons present in one atom of an element is known as its mass number. हिंदी में लिखिए। एक तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? आया समझ में? पार्टनर क्या है तुम्हारी? बुखार है? ओ हाँ, और एक और बात, मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। ठीक है, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके? द्रव्यमान संख्या के। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। हेडिंग डालिए। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एक बात बताओ, अगर कोई वीडियो देखता है तो मेरी राइटिंग समझ में आती है? वहाँ पे ज़्यादा छोटा तो नहीं दिखता? अरे यहाँ पे देखेंगे
कहीं कहीं पे धुंधला होता है ना, पूरी वीडियो तो नहीं होती ना, वो एक्चुअली कैमरा ख़राब है, फ़ोन ही ख़राब है, तो उसकी वजह से होता है। बाकी राइटिंग समझ में आती है ना? हाँ ठीक है। तो अब हिंदी में लिखिए, परमाणुक संख्या और द्रव्यमान संख्या के बीच में संबंध। ठीक है, तो मास नंबर का फॉर्मूला तो मैंने लिख ही रखा है। हाँ, एटॉमिक नंबर का और लिख देता हूँ, फिर देखना कुछ सेम लिखेगा तुम्हें। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु संख्या जो होगा वो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो अगर ये मैं मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मर्ज करूं तो क्या मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पे एटॉमिक नंबर लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह पे मैं इसको लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। तो अब मेरा मास नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास नंबर जो होगा मेरा वो बराबर होगा एटॉमिक नंबर प्लस में किसके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। किसके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, मतलब द्रव्यमान संख्या जो होगी मेरी वो होगी मेरी परमाणुक संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये क्या है? संबंध है किसके बीच में? मास नंबर और किसके? एटॉमिक नंबर के बीच में। आई बात समझ में? हाँ, ये मास नंबर का फॉर्मूला, ये एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स की संख्या के। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एटॉमिक नंबर लिख सकता हूँ। तो मेरा मास नंबर जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा किसके? एटॉमिक नंबर प्लस क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर है? नोट डाउन करिए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो लेट्स सपोज यहां पर, पहले इसको मिटा देता हूं। लिख लिया ना? हाँ, लिख लिया। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर हमें कभी लिखना हो या कहीं पे लिखा हो तो तुम कैसे समझोगे कि कौन सा मास नंबर है, कौन सा वो है? ठीक है, तो समझो। सबसे पहले होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तत्व का चिन्ह। ठीक है, तत्व का चिन्ह पढ़ाया था ना भाई, है ना? तत्व का चिन्ह पढ़ाया था ना? हाँ। सोडियम का क्या होता है बताइए जरा। अब पढ़ाया था। ठीक है, तो वो लिखना है। ठीक है, सोडियम को Na लिख दिया ना। अब एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, अब ऊपर जो लिखा होता है, ध्यान समझो, ऊपर जो लिखा होता है वो होता है तुम्हारा मास नंबर। ऊपर अगर कोई वैल्यू लिखी होगी वो क्या होगी? मास नंबर की। किसकी वैल्यू होगी? मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या की। किसकी बराबर होगी? द्रव्यमान संख्या की। और अगर इसके साइड में यहाँ नीचे कुछ लिखा है तो क्या होगी? एटॉमिक नंबर। क्या होगी? एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणुक संख्या। ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए सोडियम Na, मास नंबर इज 23 एंड एटॉमिक नंबर इज 11। ठीक है भाई, समझ में आ गया?
मास नंबर कितना 23, एटॉमिक नंबर कितना 11। इस तरीके से तुम्हें कोई एटम एलिमेंट के बारे में लिखा मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो। हाँ तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में, अभी एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ। ये एक लिख लिया, क्वेश्चन दूँ एक, चलिए मिटाइए, मतलब मिटाऊंगा तो मैं ही। तुम पढ़ लो, वही बड़ी बात हो जाएगी। पढ़ाई तो हो नहीं रही तुमसे। किसने कहा? तुम्हारे नंबर बता रहे हैं कितने आए पता है? तुमने तो टेस्ट ही नहीं दिया। देखो शादी वादी तो होती रहेगी। देखो हाँ, अरे यार पैसा हो तो बार बार कर लो, देखते नहीं है। अरे वो तो अच्छा है कि मैं एक से करने के लिए बोल रहा हूँ, लोग तो 3-4 से कर लेते हैं। मेरे पास पैसे हो ना तो शादी जैसी चीज़ों पे थोड़ा वेस्ट करूँगा। अरे कितना कुछ है, हाँ गाड़ियाँ खरीद लो तेरे लिए, पेट्रोल के पैसे फिर और वेस्ट करूँगा इसमें। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, बोलेगा कि कैलकुलेट एटॉमिक नंबर। तुम्हें परमाणु संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? परमाणु संख्या निकालनी है। और तुम्हें दिया क्या जाएगा? तुम्हें दिया जाएगा मास नंबर। मास नंबर जो है, मास नंबर ऑफ सोडियम, वो है तुम्हारा 23। कितना है? 23। ठीक है, जो सोडियम है Na का द्रव्यमान संख्या। ठीक है, निंजा टेक्निक कम हिंदी लिखने की। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें एक और चीज दी जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ Na कितने हैं? वो 12। कितने दिए गए हैं? 12। कितने हैं? 12 क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो Na का, Na की एक का की क्या लगेगा? से लगेगा Na के न्यूट्रॉन की संख्या। Na के, अरे का के की कारक में लगा, कारक क्या बोलते जगह में लगाते हैं। ठीक है, चलो तुम्हें क्या दे दिया? मास नंबर दे दिया, और क्या दे दिया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे दिया। अब तुमसे क्या बोला है? कैलकुलेट एटॉमिक नंबर। क्या निकालना तुम्हें? कैलकुलेट एटॉमिक नंबर। ये सिंप्लीफाइड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं एकदम। ठीक है, परमाणु संख्या निकालो। ठीक है भाई, हाँ तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या लगाओगे? मास नंबर का फॉर्मूला है ना। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर बराबर होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर प्लस क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है भाई, तो अब मास नंबर कितना देखा है? 23। हमें ये निकालना है, बट इसको क्या बोला जाता है? Z बोला जाता है। तो उसकी जगह Z लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ताकि मुझे हिंदी कम लिखनी पड़े, है ना। तो ये Z हो जाएगा। 2 नहीं है भाई, Z है, Z। हाँ, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितने देखिए? 12। तो 12 इधर है, उधर क्या रहेगा? माइनस। तो Z क्या रहेगा? Z बराबर 23 माइनस में 12। तो Z कितना आ गया? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इस तरीके का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? आगे समझ में? आगे बढ़े? आए समझ में? तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, बट आ जाएगा। ठीक है,
वीडियो तो बिल्कुल देखना, बट पिछली बार बोला था 2 लड़कियों को वीडियो देखना, वो भाग गई तो इसको ऐसा नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैंने जो भी पढ़ा है ना इस तरीके से सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। ठीक है, अगर तुम्हारा मन करे तो देख लेना उनको, बट बाद में मैं रिवीजन के लिए पढ़ा दूंगा। ठीक है, रिवीजन में सारे चैप्टर करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मिटाऊँ ये, लिख लो भाई। पिछली बार उन दोनों लड़कियों को मैंने बोला कि देख लेना, उन्हें लगा कि मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं, यूट्यूब से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। अरे तो ये वीडियो बनाई है तुम्हारे तो फ़ायदे के लिए है, अब बार बार थोड़ी ना ये सब डिटेल में इतना बताऊंगा। रिवीजन में भी मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा ना, तो ये सब टॉपिक्स तुम्हारे लिए रहेंगे रिकॉर्डेड सारे के सारे, तो वहाँ पे जाके तुम रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। क्या ही कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। अंकुश, एक फॉर्म भर दे खुशी का। आया समझ में यहाँ तक? मिटाऊं? ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार हम लिखते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबके पास एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में देखिए आपको आना है नई वाली बुक में पेज नंबर 41 4.3 ये लिखा है हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट और शेल। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अलग अलग कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार अलग अलग कक्षाओं में होता है। हाँ, वही वाला। ठीक है, तो इसमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पॉइंट है ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है, तो इनको लिखना है, इनको मैं यहाँ पे सब समझा रहा हूँ। ठीक है, एकदम इजी बोल, बस लिखने का काम तुम वहाँ से करोगे। ठीक है, एक बुक मुझे दे दो एनसीईआरटी वाली। तो क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स या शेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वितरण विभिन्न कक्षाओं में या ब्रैकेट में कोश, अलग अलग विभिन्न कोश में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है? रूल नंबर 1 हमसे ये कहता है कि एक एनर्जी लेवल में मैक्सिमम जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 2n का स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना हो सकता है? 2n स्क्वायर। क्या हो सकता है? 2n स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो यहाँ पे बुक में बस जो इंग्लिश वाला लिखा है ना वहाँ तक लिखो। ठीक है, जो कैलकुलेशन है वो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट हमारा क्या होता है? के शेल। पहली जो कक्षा होती है वो कौन सी होती है? के। ठीक है, ये मत बोल देना भाई भैया पहली कक्षा पहली होती है। ठीक है, तो पहली कक्षा क्या होती है? के। क्या होती है? के। और के में n की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। क्या होती है? 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा? 2 × 1 = 2। तो कितना रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना रहेंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। कितने आ सकते हैं? 2। ठीक है, अब बात करते हैं अगली कक्षा कौन सी है? L। कौन सी है? L। नेक्स्ट ऑर्बिट जो है हमारा वो क्या है? L। इसमें n = कितना होता है? 2, क्योंकि नेक्स्ट है तो 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर 2, तो क्या रहेगा 2 इंटू 4 कितना रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। ये वाला उस दिन भी बताया था ना, ठीक है, बताया था पिछली वाली क्लास में जो करवाया था, ठीक है। फिर आता है हमारा एम शेल, क्या आता है हमारा एम शेल, इसमें एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है हमारा एन, क्या आता है एन, ठीक है, एम एन, सलोनी भूल गए क्या तुम? अरे दूसरी सलोनी नहीं आई आज, वही तो सोचा कोई तो मिसिंग लग रहा है मेरे को। n इज इक्वल टू कितना रहेगा 4, n इज इक्वल टू कितना हुआ 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 इंटू 16 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो n में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं 32, कितने आ सकते हैं 32। समझ में आ गया? तो पहला रूल हमें ये कहता है कि हमारी जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं या अलग अलग कक्षाएं हैं या अलग अलग कोश हैं उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं और एन में 32 आ सकते हैं, ठीक है। बट इसी रूल को थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ तक पढ़ो, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? क्लियर? नोट डाउन करिए। हाँ, तो रूल नंबर 1 हो गया। आया समझ में? ये समझ में आ गया कि हर ऑर्बिट, हर कक्षा में कितने लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 2 8 18 32 यही हो सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट सेल बढ़ेंगे तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा 5 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी, ठीक है, क्योंकि एक एनर्जी लेवल में मैक्सिमम इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट चले, लिख लिया पहला रूल, ठीक है। अब आते हैं दूसरे रूल पे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? देखो, रूल नंबर 2 बोलता है कि एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोलता है रूल नंबर 2 कि एक एटम के, एक परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, बाहरी कोश या बाहरी कक्षा में, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सिर्फ 8 होंगे। कितने होंगे? सिर्फ 8 होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अधिकतम क्या आ जाएगा? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे? 8 होंगे। तो बोले भैया अभी तो हमने बोला कि आप के में 2 होंगे, एल में 8 होंगे, एम में 18 होंगे, एन में 32 होंगे, तो आप कैसे बोल रहे हो कि आउटर मोस्ट सेल में 8 ही होंगे? इससे तो हमारा जो पहला वाला रूल है वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये जो दूसरा रूल है वो इसलिए आया क्योंकि ये माना जाता है कि एक एटम में 8, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो एटम है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। अगर एक एटम के आउटर मोस्ट मतलब बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब ही वो जो एटम होगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? वो स्टेबल होगा। समझ में आ गया? बाकी इसमें और इलेक्ट्रॉन हम क्यों नहीं फिल करते इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। 11-12 में अगर आप साइंस लोगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि हम इसमें और 8 के बाद 18 और 32 क्यों नहीं फिल करते, ठीक है। तो अब फिर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है, भैया ऐसा हो कि एक एटम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लास्ट ऑर्बिटल में तो 2 हुए, है ना, और 2 पे आता है हीलियम, और हीलियम माना जाता है सबसे स्टेबल एटम है, तो ऐसा कैसे? तो के जो शेल है, के एक ऐसा शेल है जो अगर आउटर मोस्ट में आता है, के शेल, सबसे पहली कक्षा कौन थी? के। तो अगर के वाली जो कोश है, के वाली जो कक्षा है वो सबसे बाहर आ जाती है। क्या आती है? सबसे बाहर, मतलब सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, वो कौन है? के। तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी को बताएंगे, ठीक है। उसमें मैक्सिमम कितने होंगे? 2, और उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी कितने चाहिए होंगे? 2। बस ये केस किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ के साथ।
बाकी L, M और N में सब में कितने होने चाहिए? 8 8 8। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 8 8 8। ठीक है, अभी मैं फिल करके भी बताऊंगा। आई बात समझ में? तो दूसरा हमें क्या बोलता है कि एटम में जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। एक परमाणु के अंदर जो बाहरी कोश होगी या जो बाहरी कक्षा होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इससे जो हमारा परमाणु है वो स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। आई बात समझ में? के लिए बता दिया और बाकियों के लिए बता दिया। के बस एक लौता ऐसा शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो क्या है? स्टेबल है। क्या है वो? स्टेबल है। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्या आता है? नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि 5 डब्बे रखे हुए हैं। ठीक है, लाइन से 5 डब्बे रखे हुए हैं और 5 डब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और पाइप जो है ऊपर लगी है, नीचे नहीं लगी। कहाँ लगी है? ऊपर लगी है। ठीक है, हर किसी का। तो पहला डब्बा भरेगा, फिर उसके बाद दूसरा डब्बा भरेगा, फिर तीसरा डब्बा भरेगा, फिर चौथा डब्बा भरेगा, है ना? इस तरह की बात कर रहा हूँ। देखो, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा और 4 डब्बा। ये मान लो ये के डब्बा है, ये एल डब्बा है, ये एम डब्बा है और ये एन डब्बा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होंगे वो इस तरीके से कनेक्टेड है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है भाई? ठीक है, तो इस तरीके से तो सबसे पहले जब पानी आएगा तो इस वाले डब्बे में गिरेगा, है ना? तो सबसे पहले ये वाला डब्बा पूरा ऊपर तक भर जाएगा। फिर पानी जब ओवरफ्लो करेगा तो इसमें जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। तो थर्ड वाला रूल हमें यही बोलता है कि हमें सबसे पहले के शेल को भरना है। जब के शेल कंप्लीटली भर जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाए, तो उसके बाद किस में आना है? एल में जाना है। जब एल में पूरे 8 के 8 आ जाए, पूरा भर जाए, तो हमें किस पे आना है? एम पे जाना है। फिर एम में पूरे 8 के 8 आ जाए। कितने? 8, 18 नहीं, 8। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में होते हैं, तब वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है। अगर एम ही क्या बन गया? तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल बन गया, तो उसमें कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो अगर इसमें 8 भर गए तो फिर ये किस में जाएगा? एन में। फिर किस में भरेगा? एन में भरेगा। किस में भरेगा? एन में भरेगा। बात समझ में आ गई? इसमें कितने? 2, इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 8। बट होना क्या चाहिए? 2 8 18 32 ये होना चाहिए था, बट होता ये है। क्यों होता है ये? क्योंकि इसकी वजह से हमारे एटम की स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है। जो एटम हमारा जो है वो स्थिर रहता है। ठीक है, इस वजह से हम हमेशा 2 8 8 8 इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम के अंदर फिल करते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक नोट करिए। थर्ड वाला नोट कर लिया? थर्ड वाला पॉइंट नोट कर लिया? उसके नीचे ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अगर समझने के लिए हो तो। ठीक है, जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाया था, तो तुम अपने पॉइंट के नीचे उनको लिख सकते हो, ताकि बाद में जब पढ़ो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आए समझ में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा और कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम फिलिंग करेंगे। ठीक है, और फिर घर से आपको काम दूंगा 20 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके लाना। ठीक है, 5-6 तो मैं ही बता दूंगा, बाकी आप 20 के 20 करके लाओगे। ठीक है, ठीक है। वैसे एक अच्छी बात है कि एक स्टूडेंट आती नहीं है, बट वो हमारी सारी वीडियोस को देखती है। वो है प्रियंका दशीला। वो आती नहीं है क्योंकि उसको चिकन पॉक्स हुआ है, फिर भी वो हमारी सारी वीडियोस को देखती है और वो वहाँ से पढ़ रही है। वेरी गुड, अगर प्रियंका तुम देख रही हो तो वीडियो तुम्हारे लिए ही है। बाकी और किसी टीचर में ऐसा फैसिलिटी तो होगी नहीं। कोई करता है क्या रिकॉर्ड? नहीं करता। मैंने सोचा तुम्हारा भला हो जाएगा थोड़ा, हाँ, तो तुम्हारे लिए दोबारा क्लास देखने को मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, अरे वो तो मजाक कर रहा था।
नहीं 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 करूँगा भाई। एग्जाम टाइम में तो इस पर सबसे ज़्यादा व्यूज आएंगे। एग्जाम टाइम में इसका वॉच टाइम 1000 बार 4000 हो जाएगा। अरे तुम ही देख डालोगे डर के मारे, बार बार एक ही चीज़ को स्लाइड कर करके देखोगे वो। अरे देख लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिलिंग स्टार्ट करें, भरना स्टार्ट करें। हाँ मिटा दूं यहाँ तक? हाँ मिटा दूं? तीनों रूल्स क्लियर हो गए। अब तीनों रूल्स को अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तुम्हारे मनपसंद के मेरे को 5 कोई भी एलिमेंट बोल दो इस टेबल से, एक एक करके। एक एक, अरे स्टार्टिंग वाले नहीं, स्टार्टिंग वाले में मज़ा नहीं आएगा। कोई भी 5 बोल दो, एक एक करके बोलते। चलो समीर पहला बोलेगा, बोल के। हाँ हाँ आर्गन। चलो आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। हाँ आगे कोई? हाँ साजिया बोल। सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है एटॉमिक नंबर तुम्हारा कितना? 14। ठीक है। हाँ शुभांगिनी। बोरोन, बोरोन का Br होता है ना, या बोरोन का होता है कितना? 5। वो 5 होता है ना, 5 होता है ना। हाँ निकिता बोल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12। मैग्नीशियम का होता है 12। शिल्पी बोल। पोटेशियम, पोटेशियम का होता है P, ये होता है 15। के सॉरी के, और ये होता है 19। ठीक है सॉरी, मैं फॉस्फोरस पे चला गया था। हाँ तो ठीक है, तो आर्गन से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो आर्गन में अगर हम फिल करेंगे तो इधर मान लो ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल और ये N शेल, इस तरीके से तुम्हें भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 पूरे भर गए। अभी कितने बचे? 16। कितने बचे? 16। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 8। तो अब टोटल कितने भर दिए हमने? 10। कितने भर दिए? 10। अब कितने बचे? 8। कितने बचे? 10 भर दिए तो 8 बचे। तो किस में आएगा वो? कितने बचे? 8 हो गया 18। तो ये N खाली, तो 2 8 8 पूरे हो गए 18। हाँ अब चलो सिलिकॉन पे, तो 2 इसमें भर दिए पूरे। ठीक है, 8 इसमें पूरे भर दिए तो 10 हो गए। तो M के लिए कितने बचे? 4। तो कितने हो गए? 4। ठीक है, अब बोरोन, बोरोन, बोरोन कितने? 2 इसमें पूरे भर दिए तो बचे कितने? 3। तो किसमें आ गए? इसमें। ठीक है, जो खाली है वो खाली रहने दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इसमें भर दिए। हाँ बचे कितने? 10। 10 में से 8 इसमें भर दिए, कितने हो गए? 10 पूरे। अब कितने बचे? 2। अब यहाँ पे 2 8 और 8 18 और 1 कहाँ चला गया? इसमें, क्योंकि हर शेल में कितने हो सकते हैं? 8 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे कहानी स्टॉप नहीं होती। इसके बाद हमें बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। कैसे बनाना है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर? कैसे बनाओगे? सबसे पहले किसका बना है? आर्गन का। तो आर्गन में कितने शेल फिल हुए? 1 2 3। कितने? 3। तो ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड पहला 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल। ठीक है, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 1 2। दूसरे शेल में कितने? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर नेक्स्ट वाले में कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप ये डॉट है ना कैसे भी लगा सकते हो, बस आपको 8 ही दिखाने हैं एक शेल में। ठीक है, तो ये किसका बन गया? आर्गन का। किसका बन गया? आर्गन का। आया समझ में? जितने शेल उतने शेल बना देने और फिर हर शेल में क्या करना है? आपको इलेक्ट्रॉन्स को भर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन का ये न्यूक्लियस, कितने शेल है इसके? 1 2 3। तो 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट शेल में कितने हैं? 4। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये किसका बन गया?
सिलिकॉन का, किसका बन गया, सिलिकॉन का, ठीक है। फिर आता है बोरोन का, बोरोन में कितने हैं, 2 ही हैं, तो कितने हैं, ये न्यूक्लियस 1 शेल और ये 2 शेल, कितने हो गए, 2 शेल। पहले शेल में कितने हैं, 2, तो 1 2, नेक्स्ट शेल में कितने हैं, 3, तो 1 2 और 3। आगे समझ में किस तरीके से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं, किस में कितने भरने हैं, रूल समझ में आ गए, करवा के दिखा दिया, ठीक है। अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपको 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट है, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद क्या है, सल्फर और क्लोरीन, पोटेशियम, क्लोरीन के क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये 20 पूरे हो गए। 20 के 20 को आपको क्या करना है, ऐसे के शेल, एल शेल और एम शेल बना के लाना है। आपकी बुक में 18 तक दे रखा है, इसका मतलब नहीं है कि बुक से टेप लो, मुझे ये स्ट्रक्चर भी चाहिए सबके, ठीक है, समझ में आ गए। वो भी दे रखा है, मुझे पता है, तुम टेप लोगे। तो बुक बिना खोले पहले बनाने का ट्राई करना, फिर देखना कि कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो और फिर उसका बना के लाना, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट करके ले आना, कल मैथ्स की बुक, कल मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स का ले आना, ठीक है, ओके।